तो आज हम बात करने वाले हैं सर केन रॉबिन्सन की एक बहुत ही दिलचस्प किताब फाइंडिंग योर एलिमेंट के बारे में। ये सिर्फ एक और सेल्फ हेल्प किताब नहीं है। इसका जो मूल आइडिया है वो ये है कि हम सब में अपनी कुछ नेचुरल प्रतिभाएं, जिन्हें हम एप्टीट्यूड्स कह सकते हैं, और हमारी कुछ गहरी रुचियां यानी पैशंस, इनका एक बहुत ही अनोखा मेल होता है। और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो लेखक उसे कहते हैं एलिमेंट। बिल्कुल। और ये वो जोन है ना, जहां हम सबसे ज्यादा कह सकते हैं जिंदा महसूस करते हैं, सबसे ज्यादा फोकस्ड। हाँ, और प्रोडक्टिव भी। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, रॉबिन्सन का तर्क बहुत सीधा सा है। वो कहते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और अक्सर हमारा समाज भी, वो हमें इस एलिमेंट को खोजने में मदद नहीं करता, बल्कि उससे दूर धकेलता है। हाँ, दूर धकेलता है। हमें एक तय रास्ते पर चलने को कहा जाता है, कुछ खास सब्जेक्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और हमारी जो यूनिक प्रतिभाएं हैं वो कहीं खो जाती हैं। और नतीजा ये कि बहुत से लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां उन्हें लगता है कि वो अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहे। काम बस एक मजबूरी है, खुशी नहीं। तो ये किताब असल में एक तरह का नक्शा है, एक गाइड की तरह। हाँ, एक गाइड उस रास्ते पर वापस जाने के लिए जो हमें हमारे असली स्वरूप तक ले जाए। तो फिर ये चर्चा किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम की हो सकती है? मतलब किसी इसे जरूर सुनना चाहिए। मेरे ख्याल से ये उन सब लोगों के लिए हैं जो अपनी जिंदगी में किसी मोड़ पर खड़े हैं और सोच रहे हैं अब आगे क्या। अच्छा, हो सकता है कोई अपने करियर में 10-15 साल बिता चुका हो और अब महसूस कर रहा हो कि नहीं, ये वो काम नहीं है जिसके लिए मैं बना हूं। या फिर कोई कॉलेज का स्टूडेंट हो जिस पर एक सही करियर चुनने का बहुत ज्यादा प्रेशर है, लेकिन उसका दिल कुछ और कहना चाहता है। ये तो बहुत होता है। और ये उन लोगों के लिए भी है जो एक नौकरी से दूसरी में भटक रहे हैं, एक बेचैनी सी महसूस कर रहे हैं, पर समझ नहीं पा रहे कि कमी कहाँ है। तो असल में ये हर उस इंसान के लिए है जिससे अंदर से ये आवाज आती है कि मैं इससे कहीं ज्यादा हूँ। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये बात तो बहुत से लोगों को अपनी सी लगेगी। चलिए, तो फिर इस किताब के जो सबसे जरूरी आइडियाज हैं उनमें उतरते हैं। शुरुआत करते हैं उन 3 बुनियादी सिद्धांतों से जिन पर ये पूरी किताब टिकी है। पहला सिद्धांत है, आपका जीवन अद्वितीय है। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है। रॉबिन्सन कहते हैं कि जेनेटिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर आप इतने यूनिक हैं कि इतिहास में न कोई आप जैसा था, न है और न ही होगा। अच्छा। आपकी जो बायोलॉजिकल विरासत है, आपका डीएनए, वो आपको कुछ नेचुरल झुकाव देता है, और आपकी जो सांस्कृतिक परवरिश है, आपके अनुभव, आपका माहौल, ये सब मिलकर आपको वो बनाते हैं जो आप हैं। और जब हम इन दोनों को नहीं समझते तो हम दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं। सही कहा। हम किसी और के रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल ढूंढते हैं, जो कि नामुमकिन है। अपने एलिमेंट को खोजने की शुरुआत इस बात को मानने से होती है कि आपका रास्ता सिर्फ आपका है। और यहीं से दूसरा सिद्धांत जुड़ जाता है कि आप अपना जीवन खुद बनाते हैं। ये थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारी विरासत तय है और दूसरी तरफ नहीं, ये विरोधाभास नहीं बल्कि एक बैलेंस है। अच्छा, आपकी प्रतिभाएं, आपके रुझान, वो आपकी नींव हो सकते हैं, लेकिन उस नींव पर इमारत तो आप अपनी कल्पना और अपनी क्रिएटिविटी से ही खड़ी करते हैं, है ना? भविष्य कोई पहले से तय मंजिल नहीं है जहां हमें बस पहुंचना है। ये एक संभावना है जिसे हमें रचना है। हम अक्सर बाहरी हालात को दोष देते हैं, लेकिन ये किताब हमें याद दिलाती है कि हमारे पास हमेशा चॉइस होती है। चुनने की ताकत, हाँ, हमेशा चुनाव करने की ताकत होती है। हम अपने हालात के कैदी नहीं हैं, हम अपने जीवन के निर्माता हैं। और यहीं पर तीसरा सिद्धांत आता है जो मेरे हिसाब से सबसे क्रांतिकारी है। जीवन रैखिक नहीं, जैविक है। मतलब लाइफ इज ऑर्गेनिक, नॉट लीनियर। हाँ। हम सब यही सोचकर बड़े होते हैं कि जिंदगी एक सीधी सड़क है, स्कूल, फिर कॉलेज, फिर नौकरी, प्रमोशन, रिटायरमेंट, और अगर इस रास्ते से जरा भी भटके तो मतलब आप खो गए। पर रॉबिन्सन कहते हैं कि ये सोच ही गलत है। बिल्कुल गलत है। वो कहते हैं कि जिंदगी एक मशीन की तरह नहीं है, बल्कि एक पेड़ की तरह है। एक पेड़ की तरह? हाँ, एक पेड़ किसी भी दिशा में बढ़ सकता है, नई नई शाखाएं निकाल सकता है, मौसम के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। जरूरी नहीं कि जहां से आपने शुरू किया आप वहीं खत्म करें। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण जो किताब में भी है, वो है विज्ञापन की दुनिया के दिग्गज डेविड ओगिलवी। आज हम उन्हें विज्ञापन का पितामह कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन 38 साल की उम्र तक उनका एडवर्टाइजिंग से कोई लेना देना ही नहीं था। सच में? ये तो कमाल की बात है। क्या करते थे वो पहले? उनकी कहानी ही इस सिद्धांत का सबसे बड़ा सबूत है। वो ऑक्सफोर्ड से निकाले गए थे, फिर पेरिस के एक होटल में शेफ बने।
शेफ? हाँ, शेफ। फिर स्कॉटलैंड में घर घर जाके स्टोव बेचे। उसके बाद अमेरिका गए और किसान बन गए। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तो वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए जासूस भी बने। जासूस भी? मतलब कुछ भी सीधा नहीं था? कुछ भी नहीं। अब आप सोचिए, कौन ऐसे इंसान का रिज्यूमे देखकर कहेगा कि ये व्यक्ति विज्ञापन की दुनिया में क्रांति लाएगा? लेकिन उनके हर अनुभव ने, चाहे वो शेफ का हो या जासूस का, उन्हें इंसानी मनोविज्ञान की वो समझ दी जिसका इस्तेमाल उन्होंने बाद में अपने सफल विज्ञापनों में किया। उनकी जिंदगी सीधी रेखा नहीं थी, वो ऑर्गेनिक थी, और इसीलिए वो इतनी असाधारण बनी। अपनी दिशा कैसे तय करें, और शायद यहीं पर एप्टीट्यूड और एबिलिटी के बीच का फर्क समझना जरूरी हो जाता है, जिसका जिक्र किताब में है। हाँ, ये बहुत ही जरूरी फर्क है। एप्टीट्यूड आपका स्वाभाविक रुझान है, आपकी कह सकते हैं कच्ची क्षमता, आपका पोटेंशियल। ये वो चीजें हैं जो आपको बिना ज्यादा मेहनत के आ जाती हैं। किसी की संगीत में हो सकती है, किसी की मैथ्स में, किसी के लोगों को समझने में। लेकिन सिर्फ एप्टीट्यूड होना ही काफी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। जब तक आप उसे प्रैक्टिस, ट्रेनिंग और अनुभव से निखारते नहीं, तब तक वो एबिलिटी यानी योग्यता में नहीं बदलता। इसे किसी आसान उदाहरण से समझा सकते हैं? जरूर। इसे ऐसे समझिए कि किसी के पास क्रिकेट खेलने का नेचुरल टैलेंट यानी एप्टीट्यूड हो सकता है, जैसे गेंद को अच्छे से टाइम करने की क्षमता। हाँ। लेकिन जब तक वो रोज प्रैक्टिस करके, कोचिंग लेकर उस टैलेंट को तराशेगा नहीं, तब तक वो एक प्रोफेशनल खिलाड़ी की एबिलिटी हासिल नहीं कर सकता। एप्टीट्यूड एक बीज की तरह है और एबिलिटी वो पेड़ है जो सही माहौल, सही पोषण और मेहनत के बाद उगता है। और कई लोगों में वो बीज तो होता है, पर उन्हें उसे सींचने का मौका ही नहीं मिलता। सही कहा। और किताब में वेनेजुएला के एल सिस्टेमा म्यूजिक प्रोग्राम का जो उदाहरण है, वो शायद इसी बात को साबित करता है कि मौका कितना जरूरी है। वो एक असाधारण कहानी है। 1975 में एक अर्थशास्त्री थे, होजे एंटोनियो अब्रू। उन्होंने देखा कि वेनेजुएला की गरीब बस्तियों के बच्चों के पास ना कोई दिशा थी, ना कोई उम्मीद। तो उन्होंने एक ऑर्केस्ट्रा शुरू किया, ये सोचकर कि संगीत उन्हें अनुशासन और एक लक्ष्य दे सकता है। उन्होंने बच्चों को मुफ्त में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए और सिखाना शुरू किया। किसी को अंदाजा नहीं था कि उन बच्चों में कितनी प्रतिभा छिपी है। और फिर नतीजा क्या हुआ? नतीजा तो आज दुनिया के सामने है। उस एक प्रोग्राम ने हजारों बच्चों की जिंदगी बदल दी। उनमें से कई आज दुनिया के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करते हैं। और आज के जो सबसे प्रसिद्ध कंडक्टर्स में से एक हैं, गुस्तावो डुडामेल, वो उसी एल सिस्टेमा की देन है। वाओ! तो ये कहानी हमें बताती है कि कितनी ही प्रतिभा सिर्फ इसलिए खो जाती है क्योंकि उसे पनपने का अवसर नहीं मिलता। आपका एलिमेंट सिर्फ आपके अंदर नहीं है, वो आपके और अवसरों के बीच के रिश्ते में भी है। तो अपनी प्रतिभा को पहचानना और उसे विकसित करने के लिए मौके खोजना, ये 2 कदम हो गए। लेकिन किताब कहती है कि एक और चीज है जो शायद इन सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड। हाँ, और यहाँ रॉबिन्सन लेखिका कैरल ब्रुएक के काम का हवाला देते हैं, जिन्होंने फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट की थ्योरी दी। अच्छा, ये क्या है? तो जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हैं, वो मानते हैं कि उनकी बुद्धि और प्रतिभा जन्म से तय है, उसे बदला नहीं जा सकता। वो चैलेंजेस से बचते हैं क्योंकि उन्हें फेल होने से डर लगता है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले ये मानते हैं कि कोशिश, मेहनत और सीखने से किसी भी क्षमता को विकसित किया जा सकता है। वो चुनौतियों को एक अवसर की तरह देखते हैं। बिल्कुल। और अपना एलिमेंट खोजने के लिए इस ग्रोथ माइंडसेट का होना तो मतलब बेहद जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो आप फेल भी होंगे, आपको आलोचना भी मिलेगी। अगर आपका माइंडसेट फिक्स्ड है तो आप पहली ठोकर लगते ही मान लेंगे कि ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान सोचेगा, ठीक है, ये तरीका काम नहीं किया, चलो दूसरे तरीके से कोशिश करता हूँ। किताब में जेफ लिंच की कहानी है जो इसका एक जीता जागता उदाहरण है। जेफ लिंच की कहानी तो अद्भुत है। उन्हें डिसलेक्सिया था, जिसकी वजह से वो स्कूल में बहुत स्ट्रगल करते थे और बिना किसी फॉर्मल डिग्री के पढ़ाई छोड़ दी। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला समाज उन्हें फेलियर का ठप्पा लगा सकता था, लेकिन जेफ को मशीनों से प्यार था। वो चीजों को खोलना, समझना और जोड़ना पसंद करते थे। उन्होंने एक गैराज में काम करना शुरू किया। उनकी लगन और सीखने की चाहत इतनी ज्यादा थी कि जल्द ही वो गाड़ियों के सबसे मुश्किल इंजन भी ठीक करने लगे। उनका रवैया हमेशा मैं ये कर सकता हूं वाला था। और इसी रवैये की वजह से वो कहां तक पहुंचे? वो जनरल मोटर्स की नजर में आए और बिना किसी डिग्री के वो कंपनी के सबसे बड़े ट्रेनिंग सेंटर्स में से एक में
टॉप इंस्ट्रक्टर बन गए। क्या बात है। हाँ, वो उन इंजीनियरों को सिखाते थे जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां थी। उन्होंने उन बाधाओं को देखा ही नहीं जिन्हें दूसरे देखते थे। उन्होंने अपनी सीखने की क्षमता पर भरोसा किया और अपना रास्ता खुद बनाया। ये ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत है। ये कमाल है। तो हमने प्रतिभा, अवसर और नजरिए की बात की, लेकिन इस सफर में एक और चीज है जो बहुत मदद करती है, और वो है अपना ट्राइब या समुदाय खोजना। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसमें ये खतरा नहीं है कि हम एक इको चेम्बर में फंस जाएं जहां सब हमारी तरह सोचते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और किताब इसका जवाब भी देती है। ट्राइब खोजने का मतलब सिर्फ उन लोगों से घिर जाना नहीं है जो आपकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाएं। अच्छा। इसका मतलब है उन लोगों से जुड़ना जो आपके जुनून को समझते हैं, उसकी कदर करते हैं और आपको बेहतर बनने के लिए चुनौती भी देते हैं। ये एक मेंटर हो सकता है जो आपको रास्ता दिखाए, ये आपके सहकर्मी हो सकते हैं जिनके साथ आप आइडियाज पर बहस कर सकें, या ये बस दोस्त हो सकते हैं जो आपकी कला या काम को समझते हो। तो ये सपोर्ट के साथ साथ एक फीडबैक लूप का भी काम करता है। बिल्कुल। जब आप ऐसे लोगों के बीच होते हैं तो आपको एक तरह की एक मान्यता मिलती है। आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं। थ्रिलर लेखक एथिन क्रॉस का उदाहरण है। वो सालों से अकेले लिख रहे थे और उन्हें हमेशा लगता था कि वो एक अजीब काम कर रहे हैं। लेकिन जब वो पहली बार एक राइटर्स कॉन्फ्रेंस में गए और अपने जैसे सैकड़ों लोगों से मिले जो लिखने के उन्हीं संघर्षों और खुशियों से गुजर रहे थे, तो उन्हें पहली बार लगा कि वो सही जगह पर हैं, वो अपने ट्राइब में हैं। उस अपनेपन की भावना ने उन्हें जरूर बहुत ऊर्जा दी होगी। जबरदस्त ऊर्जा दी। एक अच्छा ट्राइब आपको इको चेंबर में नहीं बल्कि एक ग्रोथ चेंबर में रखता है। ये सारी बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन कोई इंसान अगर आज से ही इस खोज पर निकलना चाहे तो क्या किताब कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताती है? हाँ, और ये इस किताब की सबसे अच्छी बात है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं देती बल्कि कुछ अभ्यास भी सुझाती है। जैसे कि पहला है मेडिटेशन या ध्यान। इसका मकसद सिर्फ शांत बैठना नहीं है, बल्कि मतलब दुनिया के शोर को कम करके अपने अंदर की आवाज को सुनना है। अक्सर हमारे असली जुनून की आवाज बाहरी उम्मीदों और दबाव में दब जाती है। ध्यान उसे फिर से सुनने में मदद करता है। दूसरा तरीका है माइंड मैपिंग। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। ये कैसे काम करता है? ये विचारों को ऑर्गेनाइज करने का एक विजुअल तरीका है। आप एक कागज के बीच में एक मुख्य आइडिया लिखते हैं, जैसे मुझे क्या करना पसंद है, फिर उससे जुड़ी हुई शाखाएं निकालते हैं। अच्छा। शायद आप एक शाखा में बागवानी लिखें और दूसरी में डेटा एनालिसिस। ये दोनों बिल्कुल अलग लग सकते हैं, लेकिन माइंड मैप आपको इनके बीच एक अनपेक्षित कनेक्शन दिखा सकता है। हो सकता है आपका एलिमेंट एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में हो, जहां आप बागवानी के अपने प्यार को डेटा के साथ जोड़ सकें। ये छिपे हुए कनेक्शन को उजागर करने का एक बेहतरीन टूल है। फिर है विजन बोर्ड बनाना। हाँ, ये तो काफी पॉपुलर है। हाँ, ये आपके लक्ष्यों और सपनों की तस्वीरों का एक कोलाज होता है। ये कोई जादुई चीज नहीं है, ये बस आपके दिमाग को लगातार याद दिलाता है कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं। और आखिर में ऑटोमेटिक राइटिंग या स्वतः लेखन। जूलिया कैमरन की किताब द आर्टिस्ट्स वे में इसे मॉर्निंग पेजेस कहा गया है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका कॉन्सेप्ट है कि आप सुबह उठते ही बिना सोचे समझे, बिना रुके, बिना एडिट किए 3 पेज लिखते हैं। जो भी दिमाग में आए बस उसे कागज पर उतार दें। मतलब कुछ भी। ये अच्छी राइटिंग के लिए नहीं है। इसका मकसद है आपके दिमाग में जो कचरा भरा है, जो चिंताएं हैं, जो डर है, उन्हें बाहर निकाल फेंकना। जब वो मानसिक अव्यवस्था साफ हो जाती है तो आपके असली रचनात्मक विचार सतह पर आने लगते हैं। ये खुद से बात करने का, खुद को सुनने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। तो कुल मिलाकर फाइंडिंग योर एलिमेंट हमें ये बता रही है कि खुद को खोजने का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। ये एक बहुत ही व्यक्तिगत और रचनात्मक प्रक्रिया है। बिल्कुल। ये किताब हमें खुद का सम्मान करना सिखाती है, अपनी अनोखी प्रतिभाओं को पहचानना, उन्हें विकसित करने के लिए माहौल और मौके ढूंढना, एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाना और अपने जैसे लोगों से जुड़ना। और सबसे जरूरी बात ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी जीने का कोई एक सही तरीका नहीं है। किताब की एक बहुत ही प्रेरक पंक्ति है जो अनाइस nin का एक उद्धरण है, और वो दिन आ ही गया जब कली में बंद रहने का जोखिम खिलने के जोखिम से ज्यादा दर्दनाक हो गया। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। ये हमें अपने सपनों को पूरा करने का साहस देती है, भले ही उसमें जोखिम क्यों ना हो। सही बात। अपने जुनून और उद्देश्य के साथ जीना ही एक सार्थक जीवन की कुंजी है। लेकिन यहाँ एक सवाल सोचने वाला है जो किताब सीधे तौर पर नहीं पूछती। अगर हर कोई अपना एलिमेंट खोजकर वही करने लगे जो उसे पसंद है, तो समाज के वो जरूरी काम कौन करेगा जो शायद किसी का पैशन नहीं है? क्या अपना पैशन फॉलो कर पाना भी अपने आप में
एक तरह का सौभाग्य या प्रिविलेज है? इस पर सोचिएगा। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि यह चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको यह चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।